लेट्स आस्क मिस्टर हेमंत कामले। हेमंत कामले साहब जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हैं, आर वेरी ओल्ड फ्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट political spokespersons and analysts you will ever come across. Right now, we are honored to have him on our show. Mr. Hemant Kamble, namaskar sir. नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी। कैसे राजीव जी, प्रदीप बहुत जी, जबरदस्त दोनों को सर। नमस्कार। Beautiful. हे माय डियर, यू आर लुकिंग यंग एंड हैंडसम, राजीव जी। Thank you so much, sir. I love the way he says young at heart. Wonderful, sir. But thank you very much. Thank you very much for the compliment. But लेकिन हेमंत कामले साहब, ये अब आप ये बता दें, अब तो पता 5 दिन हो गए, 4 दिन के अंदर अंदर जीआर लाने वाले थे मराठा रिजर्वेशन के लिए, वो क्या हुआ? दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द लैंग्वेज, आर दे स्टिल वर्किंग ऑन द लीगैलिटी? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? आई एम ओनली आस्किंग यू टू स्पेक्यूलेट। आपसे मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा स्पेक्यूलेट करें, इस पे गेस वर्क करें कि क्या हो रहा होगा अभी। राजीव जी, कैसे है ना कि बारिश का मौसम है, बारिश कहीं पर हो रही है, कहीं गायब है, लेकिन सब्जियों के जो दाम है ना, कभी टमाटर महंगे होते हैं, कभी प्याज महंगा होता है। अभी फिलहाल तो है ना, जो कैरेट, जो गाजर जो सस्ते हो गए। गाजर तो सस्ते इस जी। हाँ, तो तो गाजर इसका दे दिए, बंटवारा हो मतलब रहा इट्स अ है। कैरेट व्हिच हैज बीन यस डैंगल्ड। यस यस। तो इसका बंटवारा हो रहा है। देखिए कैसे है ना कि ये मराठा आरक्षण हो। मे आई जो स्टॉप यू जिस फॉर अ मिनट? मे आई स्टॉप यू या फॉर 1 सेकंड? यस यस। हेमंत बोलिए कामले सर, बोलिए। the original saying in English is you dangle a carrot in front of a donkey. So the government is trying to make donkeys out of all of us. Is that यस what you're saying, sir? Kamle sir? यस यस यस, वही सही बड़े सही फरमाया आपने। देखिए कैसे है ना कि ये आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, जो मनोज जी जरांगे वहां पर अनशन पे बैठे हैं, सब लीडर्स वहां पर जाके, हमारे राज साहब ठाकरे भी जाके आए। देखिए कैसे है कि ऑल ओवर इंडिया, जो कहीं पर राजस्थान में गुर्जर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में ये आंदोलन ज्यादा चलते हैं। अब देखिए पिछले 10-15 दिनों से जो यहाँ पर माहौल है, अब मराठा आरक्षण के जो मुद्दे हैं, इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है पूरी बदल चुकी है। एक कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उनसे हटाकर अगर सरकार को इसका रिजर्वेशन के लिए जो डिसीजन लेना है, तो रोका किसने है? सब कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन देना चाहिए, आप दे दीजिए। अब छत्तीसगढ़ में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दी है। 50% से ज्यादा जो रिजर्वेशन है, उसके लिए वहां पर भी उन्होंने उसको लीगल करार दिया। जी। तो अब यहाँ पर कोई किस मतलब क्या दिक्कत क्या है? पहली बात तो क्या है ना, ये मैं कहीं अपने डिबेट में कह चुका हूँ, ये आरक्षण का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में फूट, जो जो दरारें पैदा कर रही है। अब देखिए यहाँ पर जो हम शायद उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो कुर्मी है, उनको कुर्मी कहते हैं, जी अगर मैं गलत नहीं तो। जी जी जी। तो जहां ये जो मराठा आरक्षण की जब बात हुई, और मनोज जरांगे ने जो कहा कि भाई निजाम के वक्त जिस तरह से हमें कंसीडर किया गया था, उसी तौर पर हमें कंसीडर किया जाए कि भाई कुणबी आरक्षण हो, तो कुणबी समाज ने यहाँ पर ललकार दिया कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये समाज में दरार पैदा हो रही है। और मैं तो कहता हूं कि भाई रिजर्वेशन को जो मामला है, वो कितने पीढ़ियों को आप देने वाले हो? अगर आपकी एक पीढ़ी ने उसका फायदा उठाया है, ये रिजर्वेशन देने के पीछे कुछ मकसद था कि भाई आपको सोशली और इकोनॉमिकली एक पर्टिकुलर लेवल पर लाकर रखना है, इसके लिए रिजर्वेशन था। अब कितने सालों के लिए आप देने वाले हो? मैं खुद उस कैटेगरी में, लेकिन मैंने उसका कभी फायदा नहीं उठाया। ना मेरे बेटे, मेरे बेटे के लिए मैंने उन्हें कंसिडर किया, ना मेरे पिताजी ने उसका फायदा उठाया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कितने पीढ़ियों के लिए आप देने वाले हो? और ये जो है ना, ये जो माहौल है, ये भारत के लिए बहुत ही खतरा पैदा करने वाला है कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं, वो हमारी पूरी नस्लें जो है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये इन दरारों में कहीं ना कहीं बढ़ जाने वाली है।
तो जितने भी जो काबिल लीडर्स हैं, जितने भी काबिल नेता हैं, फिर शरद पवार हो, आपके नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या महाराष्ट्र के हमारे लीडर्स हो, फिर राज ठाकरे साहब हो, जितने, इन्होंने बैठकर इसके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक सोच रखनी चाहिए कि भाई इस आरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हेमंत कामले साहब, यहाँ पर एक बहुत डेंजरस चीज़ है जो आपने बात बात कही ना, बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है पूरे देश के लिए। जो आपने भविष्य की बात कही ना सर, उस देश का क्या होगा जहां पर लोग आपस में झगड़ रहे हैं अपने आप को पिछड़ा हुआ प्रूव करने के लिए कि हम तुमसे पिछड़े हैं, हम तुमसे ज्यादा बैकवर्ड हैं, देयरफॉर वी रिक्वायर रिजर्वेशंस। व्हाट विल हैपन टू द नहीं कंट्री? कामले राजीव साहब, जी, यही बात है। मेरे कई सारे, बहुत सारे मेरे मराठा दोस्त हैं जो मराठा कम्युनिटी से हैं। मैं उनको पूरी तरह, मेरी संवेदना है उनके उनके साथ, मेरी संवेदना उनके साथ है कि हाँ ठीक है, वो अभी इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। जब बाबा साहब ने इसका ड्राफ्ट रखा था, और ये ड्राफ्ट जब देन उनके जो मराठा लीडर्स थे, पंजाबराव देशमुख, उनको दिखाया था उन्होंने कि भाई मैंने मराठा समाज के लिए ये प्रोविजन की है। लेकिन तभी मराठा समाज बहुत ही एस्टेब्लिश था। जब एग्जाम्पल के तौर पर, जब किसी के पास अगर 50 एकड़ जमीन थी, और उनको तब तो फैमिली प्लानिंग नहीं था, तो 5, 6, 7, 8 बच्चे थे। आज उनको बंटवारे करते करते 1, 1.5 बीघा कुछ एकड़ या गुंठा में जमीन बची, और तब इनको अब समझ में आया कि भाई ये आरक्षण आपके लिए क्यों रखा था। तो ये जो आप कहते हो ना कि दरार आ गई है, मैं तो इसको बहुत बुरी तरह फील कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि भाई आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या आदर्श देने वाले हैं। और मतलब हमारी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इसके बारे में सोचते हैं या नहीं, इनका विजन क्या है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। कामड़े साहब, राज ठाकरे साहब ने हाईलाइट कर दिया है, रीसेंट कैंपेन चला है फार्मर्स के फेवर में। उन्होंने कहा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम अपने जितने कार्यकर्ता हैं वो फार्मर्स इश्यूज को हाईलाइट करें, बिकॉज फेमाइंस बढ़िया तरीके से हो रहा है। जहां ज्यादा बरसात हो रहा है वहां फिर प्रॉब्लम है, और जहां बरसात नहीं हो रहा है फार्मर्स अगेन बिग प्रॉब्लम। राज साहब ठाकरे का कहना है कि द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग वेरी मच टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। तो व्हाट इज दिस कैंपेन कामरे साहब? ये कैंपेन कहां तक लेके जाओगे आप? देखिए कैसे है ना कि प्रदीप जी, हमने पिछले 3-4 महीने में बहुत से जगह पर सॉइल सैंपलिंग के लिए, जो फार्मर्स की सॉइल्स है उसके लिए टेस्टिंग लैब्स खोले हैं। प्रॉब्लम यह है कि बारिश जिस तरह से मतलब इसका इम्बैलेंस हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है, और इस साल तो बारिश का कुछ जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। आज अगर यही अगर हाल रहा तो आने वाले दिनों में मुंबई में पानी की कितनी किल्लत होगी, वो आप समझ सकते हो। शायद आपके पास भी वो चार्ट पहुंचा होगा कि हर आए दिन जो मुंबई महानगर पालिका वो चार्ट पब्लिश कर रही है कि हमारे पास, हमारे रिजर्व में कितना पानी बचा हुआ है। तो यही हालत महाराष्ट्र की है। बारिश पहले दौर में हो गई कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपकी तारीख, आज की तारीख में हम सूखे की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने हमारे जो एक नेता है जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हैं, अनिल शिंदे जी, इन्होंने सरकार को चेताया था कि भाई आप, हम सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके प्रोविजन अभी से आपको करने पड़ेंगे। अगर बारिश नहीं होती है ठीक से, क्योंकि किसान को जो फसल उगाने के लिए जो बारिश जो जो सीजन में लगती है, जो जो पीरियड लगती है, अगर वो नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हम सूखे को हमें फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जितने भी जिलाधिकारी हैं, इनको है, हमारे जितने भी लोकल लीडर्स हैं या रीजनल लीडर्स हैं, वो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये फार्मर्स का जो मुद्दा है वो हमारे लिए ज्यादा अहम है। ठीक है, मराठा आरक्षण के लिए हमारी संवेदना जरूर है, लेकिन सभी पार्टियां उसी मुद्दे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही है। कि ये डिसीजन तो आप ले सकते हो ना, भारतीय जनता पार्टी पावर में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पावर में है, शिवसेना गठ, जो शिवसेना का शिंदे गठ है वो पावर में है। अब शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे गठ के उद्धव ठाकरे, वो वहां पर जाकर आए। कांग्रेस कहती है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने तो कहा भाई रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप फाइनेंशियल कंडीशन पर हम
ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो रिजर्वेशन लेने के बावजूद आपके पास नौकरियां कौन सी है? देखिए मेरे पास अभी कल की न्यूज है कि मार्च 2023 में इस गवर्नमेंट ने 9 कंपनियों को सरकारी नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए डिप्यूट किया है। तो ये रिजर्वेशन कहाँ जाएगा? मतलब ये रिजर्वेशन किस लिए चाहिए फिर? तो इसकी प्रोविजन किसके लिए कर रहे हो आप? जब आप प्राइवेट जो सरकारी नौकरियां है उसके लिए अगर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनियां अपॉइंट कर रहे हैं और वो वहां पर रिक्रूट करेंगे, इसका मतलब वो सरकारी नौकरियां नहीं है, वो तो जी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो गए। और तो कॉन्ट्रैक्ट ये लेबर में जो रिजर्वेशन होता नहीं। नहीं, वहां पर तो लागू ही नहीं पड़ेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हो आप, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आपने अपॉइंट किए हैं। जी, दुरुस्त बात। तो ये मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये समझ में नहीं आ रही, समझ के बाहर की बात है कि सरकार बात एक करती है, सरकार के कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे बीएमसी तो में ही देख लीजिए सर, बीईएसटी में ही देख लीजिए, एमएनएस कैरिड आउट अ वेरी गुड कैंपेन फेयरली रिसेंटली। वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, दे जस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एंड एमएनएस आई थिंक perhaps was the only party which fought very fairly for the contract labor in BST। उसके बाद उन्होंने जो मेन यूनियन थी एकनाथ शिंदे साहब की, उनके साथ उन्होंने बातचीत कर ली और जो कुछ उन्होंने आगे करना था कर लिया। बट एज फार द पीपल themselves are concerned, they didn't get a fair deal। अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वहां पे they feel that they didn't get a fair deal। Now my point is at the end of the day why would the government do something like this? आप खुद सोच के बताइए कि आखिरकार उनको लोगों को फेस तो करना पड़ेगा। हेमंत कामरे साहब कितनी देर के लिए ये आगे लॉब करते रहेंगे? 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद जीआर निकालेंगे, कब जीआर निकालेंगे, क्या होगा? आखिर में लोगों को फेस तो करना पड़ेगा ना सर उनको। कामरे साहब यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ पर इमोशनल फूल्स बनाने के लिए पॉलिटिशियन बहुत अच्छी तरह समय का उपयोग करते हैं। आपको कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय होता है, लेकिन वो काम जब कर नहीं पाते तो ऐसे इमोशनल मुद्दों को हम वहां पर इर्द गिर्द घूमते थे। मैं वही कर रहा हूँ बात, वही मेरी बात वही चल रही है कि आज की तारीख में इस महाराष्ट्र में जो 5 पार्टियां हैं, सभी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मराठा रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जो मूल मुद्दे हैं, आपको एक कमिटी आप गठित करिए, आप वो जो वहां पर अनशन पर बैठे हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन बाकी जो आपकी मशीनरी है वो आपको किसानों के प्रॉब्लम है, यहाँ पर एजुकेशन के प्रॉब्लम है, यहाँ पर महिला सुरक्षा के प्रॉब्लम है, इन सब सब्जेक्ट पर काम कौन करेगा भाई? आपके पास विजन है या नहीं है? इस महाराष्ट्र को इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहां पर है? कितनी इन्वेस्टमेंट आई? आपने बड़े बड़े, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर कोई दावोस में जाता है और वहां पर जब आता है वापस आते हैं, फिर वो एकनाथ शिंदे हो, फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो या उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, वो दावोस में जाते और वहां से जब आते हैं तो कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये इंडस्ट्रीज गई कहां? तो ये जो भी चल रहा है। जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, छोटा सा सवाल। जी जी। Did the state government even recover the cost of the delegation to Davos? जो Davos That में is the delegation question. गई थी, क्या were they able to recover even that cost? From whatever I know, not 1 rupee has come. दैट इज अ बिग क्वेश्चन राजीव जी। यही बात है ना कि हमारे यहाँ पर एक फैशन है कि बड़े बड़े आंकड़े फेंक कर मारो जो कॉमन पब्लिक है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है 1.5 लाख करोड़ पर कितने जीरो है, उनको पता नहीं है कि 2 लाख करोड़ पर कितने जीरो है। सर मुझे भी तो मालूम नॉर्मल पब्लिक है सर, वो उनको पता ही नहीं कैलकुलेटर चलता, में फिट नहीं आते। फिट नहीं होता। तो वो क्या करते हैं ना भाई, ये जाते हैं वहां पर से आते हैं 1.5 लाख करोड़ का, यहाँ पर ये एमओयू करके आते रहे, जहां पर जाते हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके आते हैं, लेकिन एक्चुअल प्लांट्स यहाँ पर लगते हैं या नहीं? अगर लगते हैं तो जॉब्स कहाँ गए? इतने बेरोजगार क्यों है? और तो और आप जितने आपके गवर्नमेंट के जॉब है वहां पर 9 कंपनियां रिक्रूट कर रहे हो, डिप्यूट कर रहे हो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब हर कोई डिपार्टमेंट है आपका प्राइवेट, कल जाके आपका कैबिनेट भी आप प्राइवेट इसको चलाने देंगे? ऐसे भी तो उसको कंट्रोल तो अंबानी अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। सर बीच में एक प्रपोजल भी था कि पुलिस जॉब शुड बी आउटसोर्स्ड। हाँ, तो ये तो इसी का पार्ट तो है। जब इसी आपके चैनल पर मैंने ये बात छेड़ी थी, उसके बाद 2 दिन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अब बाहर आ रहा है कि वे 9 कंपनियां डिप्यूट की, तो कौन से सेक्टर पे आपने की है? जी
किन कौन से सेक्टर में आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए आपने ये 9 कंपनियां डिप्यूट की है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ना तो यहाँ पर कोई मिनिस्टर अवेलेबल है, ना चीफ मिनिस्टर को समझता है या नहीं समझता, मुझे पता नहीं कि पॉलिसी वो ठीक से समझ पाते हैं या समझा पाते हैं, उनको पता नहीं मुझे। हेमंत जी, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि हमारे सत्ता अभी जो आने के बाद, यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अभी अभी अजित पवार, वी आर बिकम नंबर 1 where business is concerned, where investment is concerned. Maharashtra has become number 1. He was फडणवीस साहब का कहना है। ये फर्स्ट से 300 करोड़ हमने अनियन फार्मर्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है एज अ सब्सिडी अनियन फार्मर्स को। उनका आगे कहना है कि दिस इज द वे वी, हमारे सरकार आने के बाद दिस इज द चेंज। बट यू हैव बीन हाइलाइटिंग, मनसे हैज बीन हाइलाइटिंग, इफ महाराष्ट्र वाज डूइंग सो वेल, व्हाट आर यू डूइंग टू 685 फार्मर्स हैव डाइड इन द लास्ट 8 months। 685 फार्मर्स एमएनएस ने हाईलाइट कर लिया है। तो दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी, आप बोल रहे हो वी आर नंबर 1 एंड देन यू गॉट 685 फार्मर्स डेथ एंड द स्टेट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। कामले साहब, हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, कैसे है ना कि हम रेस में दौड़ेंगे नहीं, हम रेस में दौड़ेंगे ही नहीं, और फिर मार्केट से जाकर एक जो गार्लैंड, एक हार है, खरीदेंगे, अपने गले में डालेंगे और एक इसमें बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, एक मेडल खरीदेंगे मार्केट से, हमारे गले में डालेंगे और हम कहेंगे आई एम द नंबर 1। दिस इज द प्रेजेंट सिनारियो इन महाराष्ट्र। आप किस, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कौन से आपके पास ऐसे स्टैटिस्टिक्स है कि आप बोल सकते हो कि यू आर द नंबर 1। जिन पिछड़ों की हम बात करते हैं, जिन पिछड़े राज्यों की बात करते हैं हम, फिर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन सब, ये सब राज्य, अभी देखिए हमारे मतलब तमिलनाडु हो, वहां पर तेलंगाना हो, ये सब जितने स्टेट हैं जो प्रोग्रेसिव मोड पर चल रहे हैं, जो अपनी उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिजाइन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, महाराष्ट्र कहां पर है? मेरे समझ में नहीं आता कि आपके पास कोंकण जैसा एक बेल्ट है जिसको आप टूरिज्म के लिए प्रिजर्व करते हो, तो आपके स्विच करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अच्छे रास्ते दो, आप वहां पर लेके जाते हो केमिकल जोन और नाणार और बारसू जैसे प्रोजेक्ट। आप मतलब मुझे, मेरे समझ के बाहर की बात, ये सवाल तो मैं कितनी बार उनको, गवर्नमेंट को भी हम पूछ चुके हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो डिक्लेयर करिए। आप जॉब्स की बात करते हो तो ये क्या है? पहली बात तो ये पूरा कंप्लीट ये जो कैबिनेट है या फिलहाल ये जो सरकार है, पिछले 3-4 सालों से यही सिनारियो है। ये सब सरकार जो है वो कहीं ना कंफ्यूज स्टेट में, वेदर इट इज मिस्टर उद्धव ठाकरे सरकार और मिस्टर एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार, ये सब हेमंत कामले जी, यहाँ पर एक चीज के बारे में, उसके ऊपर पहले डिस्कशन हो चुका है, आज उसके बारे में मेंशन नहीं किया कि इवन एज फार एज द एजुकेशन पॉलिसी इज कंसर्न, हैज महाराष्ट्र अपग्रेडेड और अपडेटेड हिज एजुकेशन पॉलिसी? आई एम नॉट अवेयर, आर यू अवेयर सर? No, I am also not aware about what type of policy they are going to design or they have already designed. I don't know exactly. I don't know about their education policy. I don't know about their industrial policy. I don't know about their reservation policy, because they have different type of issues, different type of emotional issues, more important than these practical issues. कि हमारे यहाँ पर हम इस स्टेट को आगे लेकर जाने के लिए हमें जो पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए, जिन टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए, ये टॉपिक्स छोड़कर हम कहीं ना कहीं इमोशनल मुद्दों पर या तो फिर उसको अपोजिशन को लेकर या पर्टिकुलर इनको उकसा कर, इंस्टिगेट कर वहां पर लेके आते हैं ताकि इनका फेलियर कहीं ना कहीं छिपे। इसके लिए ऐसे मुद्दों पर इनकी बात होती रहती है। तो फिर किसान का, आपने अभी फार्मर्स के आत्महत्याओं का फिगर बताया आपने, मैं तो हर बार ये कहता हूं कि भाई हमारे यहाँ पर हर साल 5 से 6 हजार किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर आपकी अगर इतनी अच्छी पॉलिसीज आपने डिजाइन की है, आप उनको सब्सिडी दे रहे हो, आप उनके अकाउंट में 2,000 रुपए डालते हो, कभी 6,000 रुपए डालते हो, और किसान जब उसका जब वो अपनी ये जो उन्होंने उगाया हुआ जो अनाज है वो बेचने जाते हैं तो उनको मिलता है 2 रुपया, 4 रुपया, सब होने के बावजूद। मतलब 501 टन किसी ने प्याज बेच दिया, फिर उसका सब कुछ निकल के उसके हाथ में 2 रुपए का चेक आ गया था। तो ये कौन सी पॉलिसीज है?
क्या है आपके, मतलब आपकी योजनाएं क्या है, और क्या मन की बात क्या है, और क्या आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, और किस मुंह से आप कहते हो कि हम नंबर 1 पर है, नंबर 1 है। समझ के बाहर की बात है। हेमंत जी, राज साहब ने ये हाईलाइट कर दिया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी हम लोग पानी हर गांव में क्यों पहुंचा नहीं पा रहे। बट मोदी गवर्नमेंट इस चीज को लेके बोल रहे कि हर घर नल से जल। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि हमने जितने भी स्कीम्स पानी के हिसाब से लाए, he says I believe in it, जल युक्त शिविर हो गए, जल जीवन मिशन हो गए, तो देश है वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो ये डिवोशन, राज साहब का कहना है कि घर घर गांव गांव तक पहुंचा नहीं है आपके जल जो पानी है, अब तक क्यों नहीं करवाए हम लोग। तो दिस डिस्पैरिटी को कैसे देखते हो हेमंत जी? देखिए कैसे है ना प्रदीप जी, अभी 15 या 20 दिन पहले का ही यूएस के किसी यूनिवर्सिटीज का एक रिपोर्ट है कि आने वाली दिनों में, कुछ सालों में, मराठवाड़ा जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। आज की तारीख में वहां पर 600, 700, 800, 1000 फीट पर वहां पर बोरवेल से पानी खींचा जाता है। आप देखिए, कितनी किसी भी एक्सपर्ट को पूछे कि आप 10 फीट का पानी अगर खींचते हो बोरवेल से, इसका मतलब 10 साल पहले का कंजर्व हुआ पानी है, वो जमा हुआ पानी, उसको हम खींचकर बोरवेल से बाहर निकालते हैं। लेकिन रिफिलिंग कहां पर है? रिफिलिंग कहां पर है? 33,000 कुएं खुदवाए थे फडणवीस सरकार ने 2015 से लेकर 2019 में, उनकी फिगर्स थे। 50 करोड़ उन्होंने पेड़ लगाए थे। तो बड़े बड़े आंकड़े उन्होंने फेंके। ये पेड़ गए कहां पर? 50 करोड़ पेड़। ये 33,000 कुएं खोदे थे, वो कौन से किस जिले में, किस गांव में खोदे थे? सो दैट इटसेल्फ इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जो 33,000 कुओं की बात कर रहे हैं ना, 33,000 बोरवेल्स की जो बात कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिकॉज एज यू सेड, हाउ आर वी गोइंग टू रिचार्ज द एक्विफायर्स? जो अंडरग्राउंड एक्विफायर्स हैं उनको अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, इन द नेक्स्ट 5 years, इन फैक्ट, आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस, सॉरी टू साउंड अलार्मिस्ट, ये हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, थैंक यू सो मच मिस्टर कामले फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। Marathwada is already turning into a desert. That process of desertification has already started. We have to राजीव stop जी, it now. राजीव जी, आप मराठवाड़ा की बात करते हो, आप हम विदर्भ की बात करते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं, कोंकण की बात करते हैं, मैं मुंबई की बात करता हूँ। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम चुनकर देते हैं, जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए है या एमपी है, आप मुंबई की बात करिए। मुंबई में हर सोसाइटीज में एमपीज और एमएलए यहाँ पर बोरवेल मतलब बनाने के लिए अपने फंड्स यूज करते हैं, जबकि उनको रेन हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को ये करना चाहिए। जी, बराबर है। रेन हार्वेस्टिंग है या एसटीपीज है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके लिए हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। उसके बावजूद जी, आप गवर्नमेंट, हम हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनसे आप बोरवेल खोद के दे रहे हो, जबकि यहाँ पर पूरी तरह कंक्रीट है। पूरे मुंबई में हर जगह पे कंक्रीट है। हर सोसाइटी को अभी हर किसी को मिट्टी से घिन आने लगी है। तो जहां पर भी मिट्टी का जो कवर होता है उसको कंक्रीट किया जाता है, तो पानी परकोलेट कहां से होगा? दुरुस्त बात। इतनी सी समझ बात नहीं आती। जब आप एमएलए बने हो, आप एमपी बने हो, आप क्या रहे हो? इतने शॉर्टकट्स क्यों? जिंदगी के इतने शॉर्टकट्स क्यों? And so is the case with all the rivers, sir. All the concrete walls around the rivers, it is the worst possible thing to do. नहीं, इसके लिए तो मैं लड़ चुका हूं, सर, मैं रिवर लड़ की रहा हूं फ्लड उसके प्लेन लिए। कहां जाएगी ये बताइए ना। नहीं, ये तो मतलब राजीव जी, बहुत ही मतलब आने वाले दिनों में जो मुंबई या महाराष्ट्र की जो हालत होगी, मैं अदर स्टेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं कोंकण में जाके आया अभी, मैं कोंकण की बात करता हूँ। कोंकण में जिस तरह से नदियों के जो ये है पात्र है, पूरी तरह मिट्टियों से भर चुके हैं। तो आप मतलब हमारी जो इतने सारे पैसे हैं वो जाते कहाँ पर? आपके पास विजन नहीं है। यहाँ पर जो भी पावर होता है उनके पास कोई विजन नहीं है कि आने वाले दिनों में जो खतरा है, जो मैंने तो मराठवाड़ा को आपका एक एग्जांपल दिया है, लेकिन जो मराठवाड़ा की हालत है वही विदर्भ की होने वाली है, और आने वाली दिनों में वही कोंकण की होने वाली है। आप हर जगह पर क्या लेके जा रहे हो? तो कंक्रीट इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस।
ये कंक्रीट जो है concrete इस is the दुनिया को sign बर्बाद करने वाला is the sign of big budgets and kickbacks. yes of course this is the sign of 15,566 crores Yes. after spending 15,566 crore we have not yet completed Mumbai Goa highway. This After is the 17 only- years. Yes, after 17 years, after taking 2,500 casualties. Yes. इतने लोगों की जान लेने के बावजूद nobody is अगर हम ये responsible. नहीं कर पाते, nobody is taking the responsibility. This तो is हेमंत जी, the रविंद्र चौहान जी बोल रहे हैं, आज भी दावा कर रहे हैं कि गणपति से पहले एक लेन मुंबई गोवा हम क्लियर करके दे देंगे, but the ground realities are totally different. Ground realities ना, आंदोलन आपने छेड़ा, आप नेता लोग आप रोड पर उतरे, you took in the moment, walk, पदयात्रा किया अलग अलग जगह पे पूरे मुंबई गोवा हाईवे. एक्चुअलिटीज आपको मालूम है, क्या ये संभव है जो रविंद्र चौहान जी कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं कि गणपति से पहले मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा? इज द स्टैंड स्टेइंग? हेमंत जी, प्रदीप जी देखिए, उन्होंने कहा था 10 सितंबर तक हम एक लेन खुली कर देंगे। आज है 11 सितंबर। आज ही हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी है योगेश चिले, उन्होंने वहां पर जाके लाइव किया था। जबकि मैं खुद जब वहां पर गया था कोलाड में जहां पर सभा थी, उसके पहले मैंने एक वीडियो किया, जो मैंने वीडियो अभी तक पब्लिश नहीं की। उस रोड की जो क्वालिटी है, मैं आपके पर्सनल नंबर पर वो वीडियो भेजता हूँ, राजू जी आपको भी भेजता हूँ, आप देखिए कि इस रोड की जो क्वालिटी है, आप देख सकते हो ये एक रोड कितने के दिन के लिए बना है। आप एक लेन की बात करते हो, देखिए रोड्स की जो रोड बनाने की जो टेक्निक है, पिछले 17-18 सालों में मैंने इसकी अच्छी तरह स्टडी की। मुझे पता है कि भाई असफाल्ट का रोड क्या होता है, मस्टिक का रोड क्या होता है और कंक्रीट का रोड क्या होता है, सीसी रोड क्या होता है। तो ये जो यहाँ पर सीटीबी का यूज किया है, जो जिस तरह से रास्ते बनाए, ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। अब क्या है ना, जब से वो रोड बनी है तब तक जोरदार बारिश नहीं, जब बारिश होगी तो पता चलेगा। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप देखिए क्या क्वालिटी है उसकी। तो रविंद्र चौहान, मैं वही बार बार कहता हूं ना कि बड़े बड़े आंकड़े फेंकना, एक डेडलाइन देना, ये इनकी आदत सी बन गई है। गवर्नमेंट कोई भी आने दो, देखिए पिछले 17 सालों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, ये अलग पलट कर अपने अपने पावर में आ गए, अपने अपनी उन्होंने राज किए, लेकिन एक भी पार्टी कैपेबल नहीं है जो इस रास्ते को करे, कंप्लीट करे। प्रॉब्लम क्या है? कौन सा रॉकेट साइंस है? देखिए 650 करोड़ में हमने चांद्रयान भेज दिया चांद पर, और हम एक 500 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना सकते। लाखों किलोमीटर का एक ट्रैवल करके हमारा चांद्रयान उतर गया चांद पर, लेकिन हमारा 500 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना सकते। तो ये हमारी ये प्रोग्रेस है कहेंगे हम लोग इसको, या क्या कहेंगे? हेमंत जी, द पीक बीमा योजना जो फडणवीस साहब कहते हैं कि इट्स अ फैंटास्टिक गेम चेंजर किसान के मदद के लिए, 1 रुपया में किसान को बीमा मिल जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाता है। आपने वो भी इश्यू उठाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने हंगामा करना शुरू कर दिया कि दिस इज नॉट हैपनिंग। मनसे के अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में हावी हो गए कि फार्मर्स हैव टू गेट जस्टिस। बहुत सारे का कहना है कि पीक बीमा का ऑफिस पूरे जिले में दिखता नहीं है, और जो सिस्टम है, अगर इंटरनेट के माध्यम, नेट के माध्यम से, बोले गांव में नेट कहां पर है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो, इसको आप आगे तक कैसे लेके जाएंगे? देखिए कैसे ना कि इस सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि क्या है ना कि जब आप बात करते हो तो आपकी सुनने वाला कोई और एक सुनने वाला होता है, लेकिन ये सरकार जब बहरी है, दिस गवर्नमेंट इज म्यूट एंड डेफ। ये मौनी भी है और बहरी भी है, ना इसको सुनाई देता है, ना ये बात करती है, ना ये आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रही है, ना ये किसानों के प्रॉब्लम हो, महिला सुरक्षा के प्रॉब्लम हो, या शिक्षा के प्रॉब्लम, तो सुन नहीं पा रही है। तो ये एक्ट कर रही है। जब उनको समझता है कि भाई अभी हमें मौन में जाना है तो मौन में जाते हैं, ये हमारे फायदे का है तो मौन में जाते हैं, और जब उनको लगता है कि इसको सुनना नहीं है, इससे हम फायदे में जाते हैं, वो सुनते नहीं है। तो ये किसान पीक बीमा सुरक्षा का, पीक बीमा का जो बीमा की बात है, इसमें ही इतनी गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है उसमें, बहुत सारी धांधली है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कार्यकर्ता इसके लिए पीछे पड़े उनके। लेकिन यहाँ पे कामरे साहब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जिसको पीक बीमा चाहिए उसको मालूम ही नहीं है कि ऑफिस किसका है।
नाम कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का है, और जिस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है उसके ऑफिस पे जाओ, वो कहते हैं ये हमारा है ही नहीं, एंड नोबडी नोज वेयर द ऑफिस इज लोकेटेड, सो वेयर डज द पर्सन गो? कामले साहब जी, राजीव जी, यही बात है ना कि भाई आपने जिस तरह के प्रोविजंस किए हैं, बहुत सारी, हर दिन आप हर आए 2 दिन के बाद आप नई नई योजनाओं को डिक्लेयर करते जी। हो, लेकिन इसका डिक्लेरेशन के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए जो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम ही नहीं है। तो ये कैसे है ना कि जो अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कोई विज्ञापन करते हैं कि भाई फलाना फलाना च्यवनप्राश खाओ तो आपकी सेहत में बहुत सुधार आएगा, या फिर अक्षय कुमार आते हैं या कोई सेलिब्रिटी जाते हैं, विराट कोहली आते हैं, कोई आता है विज्ञापन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री आते हैं और डिक्लेरेशन करते हैं, कभी मोदी जी आते हैं और ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं बहुत सारी स्कीम्स जो विज्ञापन के जैसे 30 सेकंड या 15 या 20 सेकंड के लिए जो विज्ञापन है उसी तरह है वो। इसका एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन की वहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है। तो सर जो यहाँ पर इससे जरा जी। सा हटकर फाइनल क्वेश्चन टू यू, we've had a discussion on this earlier also, but I would like your comment. अभी जो आपने मुंबई गोवा हाईवे की जो बात करी हम लोगों ने, और खैर योगेश चिल्ले साहब ने तो बताया ही कि अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। आज 11 तारीख है, 7 दिन के बाद 18 तारीख शाम तक गणपति घर में आ जाएंगे, 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, सुबह सुबह का मुहूर्त है, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक है सर, वहाँ तो पॉट होल्स नहीं होते, फर्स्ट क्लास है बिल्कुल इतने सालों से, और वो तो बिल्कुल समंदर के ऊपर है, ओपन टू ऑल द एलिमेंट्स, जबरदस्त बारिश पड़ती है, ये पड़ता है वो पड़ता है। अगर वो ठीक ठाक रह सकता है तो बाकी सारी सड़कें ठीक ठाक क्यों नहीं रह सकती? कामदेव साहब देखिए राजीव जी, आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक की बात की, मैं आपको पूछता हूँ कि क्या मंत्रालय के सामने कभी आपने गड्ढे देखे? नहीं सर, कभी नहीं देखे, मलबार हिल में देखे? नहीं देखे, नेपेन सी रोड में देखे? नहीं देखे सर। मुकेश अंबानी जी के घर के सामने कभी आपने कंक्रीट का रोड का काम करते हुए देखा है? आज तक कभी नहीं देखा है। पूरी तो asphalt और mastic के रोड। सर पूरी ऑल्टमाउंट रोड जो है आज भी कॉन्क्रीटाइज नहीं है, लेकिन बात बहुत है। फर्स्ट क्लास है। वही बात है कि मुकेश जी को गड्ढे में उनकी गाड़ी पटकनी चाहिए, उनकी मेबैक है, वो गाड़ी गड्ढे में पटकनी चाहिए, तो सरकार उसके लिए उसकी केयर करती है। नेपेन से रोड में या मालाबार हिल में जितने भी मंत्री संतरी या मुख्यमंत्री सब रहते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मंत्रालय के सामने गड्ढे नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बाद पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की बात करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, आप 1 किलोमीटर की कोई भी एक कंटिन्यूसली रोड बताइए जिस पर गड्ढा नहीं है या जिस पर हम्प नहीं है, एक कोई रोड बताइए। चैलेंज है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। क्यों होता है ऐसे? इसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। हमने एक ये दिया है, एक प्रपोजल दिया है कि अगर आपको इन रोड की मरम्मत ठीक से होनी चाहिए या क्वालिटी रोड्स तैयार होने चाहिए, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए जूनियर इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर और उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर। अगर कोई गड्ढा होता है और किसी की मौत होती है इसमें, तो उसके घर वालों को, उसके जो ये रहेंगे, उनको 1 करोड़ का ये मुआवजा दीजिए। और ये पैसे ना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी ना तो बीएमसी देगी। अगर बीएमसी करोड़ तो बीएमसी नहीं देगी। ये जूनियर इंजीनियर से लेके कॉन्ट्रैक्टर, चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और उस जो डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे, जो मिनिस्टर रहेंगे, या यहाँ पर अभी तो कॉर्पोरेशन है ही नहीं, तो इनसे वसूली ये पैसे। जूनियर इंजीनियर का काम क्या है कि आपके पास जो रोड है उस रोड की मरम्मत करना और उसको मेंटेन करना। दे विल नॉट, दे नेवर डू इट, बट दिस इज आवर डिमांड कि ये होना चाहिए। अगर आपको करप्शन को रोकना है तो इस तरह से रोक सकते हैं। जो इंसान टैक्स भरता है, रोड टैक्स भरता है, और वो बाइक पर जाता है, उसकी बाइक स्किड होती है, वो गिरता है, उसके ऊपर से डंपर जाता है, वो मर जाता है। मेरे पास एक एग्जांपल है, पिछले साल नेशनल पार्क बोरीवली फ्लाईओवर ब्रिज, दिस इज मेंटेन्ड बाय एमईपी, MSRDC एंड MEP, एक हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द स्पॉट
वहां पर मर गए, उनके ऊपर रेडीमिक्स का जो डंपर है वो उनके ऊपर, उनको कुचल कर निकल गया। क्या मुआवजा मिला उनका? उनका 2.5 साल का बच्चा निराधार हो गया है। यही बात हमने टोल के आंदोलन में कही थी, और टोल के लिए हम तो पूरी तरह तैयार हो रहे हैं अभी। मैं इस पॉलिसी पर काम कर रहा हूं कि हमें किस तरह से इसके आगे बढ़ाना है। तो कितना ये terrible है। आपको अगर ये मेंटेन करना है और इसको इन रास्तों की कंडीशन को सुधारना है, तो ये सबसे ठीक रहेगा। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इनका किकबैक, जो आपने कहा कि किकबैक, इसका परसेंटेज 1 करोड़ का रोड है तो 40 लाख या 50 लाख तो बांटने में जाते हैं इनको, मिनिस्टर से लेके, या पर्टिकुलर कमिटीज होते हैं या पर्टिकुलर इंजीनियर्स होते हैं, उनको बांटने में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सब कहते हैं। So which तो is रोड की why क्वालिटी कहां से all आएगी? those companies which have been banned or blacklisted by BMC are still working for MMRDA and for the Maharashtra government. राजीव जी, जय कुमार जी कॉरपोरेशन के लिए बैन है, जी और मेट्रो का काम कौन कर रहा है? सर, हाईवे ये हाईवेज के फ्लाईओवर काम कौन कर रहे हैं? हमारी विंडो के तो ये बाहर पॉलिसी फ्लाईओवर क्या सर, है? सिर्फ उन्हीं का बोर्ड देखिए, दिखता है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, प्रोजेक्ट्स इन्हीं को 4-5 साल पहले जय जी। कुमार, महावीर कंस्ट्रक्शन, आरके मदानी, या फिर आपके आरके केआर कंस्ट्रक्शन, ये सब कंपनियां ब्लैकलिस्ट है। लेकिन यही जो है दूसरी कंपनियां फॉर्म, नाम बदल गया, लोग वही है, काम तो हो रहा है, करप्शन वही हो रहा है। लेकिन रोड जयप्रकाश तो was maintain actually नहीं हो रहे हैं। blacklisted by BMC and continued to work for MMRDA and the government of Maharashtra. गुजरात की बात तो छोड़ दीजिए, but they continue to work over here even if they were blacklisted by BMC. नहीं, ये तो बड़ी मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ओपनली आपको भी पता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स बैन हुए थे और ब्लैकलिस्टेड होते हैं और वही जी। काम कर रहे हैं। तो इनकी मंशा, इस गवर्नमेंट की मंशा हमें समझ में आती है कि भाई आपको क्या करना है। So all municipalities and various other organizations are actually contractor-based organizations. कहने का Yes, of मतलब ये course. Yes. These governments are ruled by contractors, not by the cabinet ministers. So government and the cabinet is ruled by contractors and it's an on-contract government. Yes, this is the future plan. They will give this government on contract basis. अभी तो उन्होंने गवर्नमेंट जितने भी मंत्रालय और इनके जॉब जो है 9 जो कंपनियां डिप्यूट किए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, जी। और थोड़ी देर में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ये मिनिस्टर भी मिले। अभी तो मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, कभी वो एनसीपी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कभी वो शिवसेना के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और कभी बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो हर 4 महीने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है। जो मालिक उनको ज्यादा पैसे देते हैं, कोई 50 करोड़ देता है, 100 करोड़, तो वो अपनी कंपनी बदलते हैं, जैसे पार्टी बदलते हैं। Isn't that lovely? तो ये आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलेगा। Hemant Kamble ji, that's the title for a book. On contract government. He can write a book. Right. स्टडी बहुत जबरदस्त है आपका। Thank you so much, sir. हेमंत कामले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत Thank you करने very के much. लिए Thank you. हम लोगों से। Always a pleasure talking to you. नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय श्री। जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू वेरी मच। An on contract government. Well, seems like it, doesn't it? It's like No, but sir, ये बहुत चीज है जो हेमंत जी ने बोला कि जो हस्बैंड वाइफ किड के साथ डंपर कम्स फ्रॉम बिहाइंड किल्स देम, बच्चा अनाथ हो गया, एंड व्हाट डिड दे गेट? आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, मिस्टर मोदी आल्सो हैज टू लुक एट दिस ट्रांसपेरेंसी कि अगर बैड रोड्स की वजह से कोई मौत होता है, you need to strip that kind of a contractor of everything. Yes. First, the deceased family has to get money compensation. Like ये अनाथ बच्चा का क्या होगा? मदर फादर दोनों गए। he's become an orphan. The child Yes. is an orphan. He was 2.5 years old. It was 2.5 years old, and now it's an orphan. It's And absolutely terrible. none of the politicians have got an answer to this. And They don't nobody- want to enter this field. They don't bother because this is contracts and kickbacks. That is the government. That's the way it is functioning. All right, Philip, can we take a look at some of the comments which have come? Let's take a look at the comments. Comments are दिखाएं. We're getting a few comments from all over. This was, I think, for Mr. Bharat Singh. Yes. Bullshit hopes, says Mugud Rajan 8961, right? चलिए आगे चलें. Rahul Gandhi itself, I'm sure he means himself. Yes. ये कौन है? नवीर
Janus Naveed. It's my personal recommendation. Congress spending crores of money to make Rahul Gandhi prime of India, I believe Prime Minister. It is not possible in lifetime. Shut down Congress and join in regional parties. I think that's what the gentleman said. Well, there were quite a few other comments as well. I don't know why we haven't got them, but I believe this is the last one that we have selected. चलिए, we'll get them in tomorrow. आप अपने comments भेजते रहें. आपको क्या लगता है, जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, जिस प्रकार सड़कें बनाई जा रही हैं, जिस प्रकार सड़कों के ऊपर पॉट होल्स हैं, खड्डे नहीं है, खाइयां हैं, और ना जाने कितने सालों से यही समस्या वैसी की वैसी है, इसके पीछे क्या वजह है? आप ज़रूर अपने कमेंट्स भेजें. मैं ज़रूर चाहूँगा सुनना, प्रदीप जी और मैं ज़रूर चाहेंगे सुनना कि आप लोगों का विचार क्या है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. मनसे का सोल्यूशन बहुत साधारण है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये कहना है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो इंजीनियर है, जिन लोगों ने वो सड़क बनाई और जिन लोगों ने पास की, किसी की भी मौत अगर वहां होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है खड्डे की वजह से, उसका पूरा मुआवजा उनकी पर्सनल यानी व्यक्तिगत आय से निकाल करके उस परिवार को देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? जरूर अपने कमेंट्स भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. MNS इज वेरी क्लियर. दे से दैट इफ there has been any accident or incident resulting in injury or death to any commuter because of potholes and because of bad roads, the amount has to come out of the pocket of the contractors who made the road and the engineers who certified the road. That's what the MNS says. What do you think? Do please send in your comments and we would love to know what you think. आप अपने comments भेजें and do please subscribe to the channel. As you know, this is your channel, Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.